नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी बायोलॉजिकल प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे कुछ खास स्रोतों के ज़रिए। हमारे पास टेक्स्ट बुक चैप्टर के कुछ हिस्से हैं, कुछ चित्र भी हैं और टॉपिक है यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। मतलब सीधी भाषा में कि यूकैरियोटिक सेल्स में जीन से आरएनए कैसे बनता है। हमारा मकसद है कि इस थोड़ी जटिल सी प्रक्रिया के जो मुख्य किरदार हैं, जो घटनाएं हैं, उन्हें समझें जैसा इन स्रोतों में दिया गया है। और ये प्रोसेस बैक्टीरिया वगैरह से मतलब प्रोकैरियोट से काफी ज्यादा पेचीदा है, खासकर क्योंकि यहाँ डीएनए जो है वो क्रोमेटिन में लिपटा रहता है ना। बिल्कुल। और वो वहीं से पहली मुश्किल शुरू होती है ना? हाँ, क्रोमेटिन वाली बात। हाँ, कि ट्रांसक्रिप्शन शुरू करने के लिए पहले उस लिपटे हुए क्रोमेटिन को खोलना पड़ता है, उसे एक्सेसिबल बनाना पड़ता है और उसमें कई प्रोटीन्स लगते हैं जिन्हें हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कहते हैं। ये खुद आरएनए पॉलीमरेज का हिस्सा नहीं होते, पर डीएनए पर जो खास सिग्नल्स होते हैं ना, जैसे प्रमोटर और एनहांसर। हाँ हाँ, जैसे प्रमोटर और एनहांसर, उनको पहचानते हैं। और एक बात जो मुझे काफी दिलचस्प लगी कि यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज खुद से प्रमोटर नहीं ढूंढ सकता, उसे मदद चाहिए होती है बेसल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की। हाँ, ये बिल्कुल सही है। ये बेसल फैक्टर्स आरएनए पॉलीमरेज के साथ मिलकर जहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होना है वहां इकट्ठा होते हैं और एक पूरा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये बिल्कुल न्यूनतम जरूरत है, समझ लीजिए, लगभग हर उस जीन के लिए जिसे आरएनए पॉलीमरेज 2 ट्रांसक्राइब करता है। अच्छा। और यूकैरियोटिक प्रमोटर्स भी, मतलब वो शुरुआती सिग्नल, प्रोकैरियोटिक वालों से कहीं ज्यादा विविध और कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो चलिए सिक्का खोलते हैं। पहली बात तो ये कि बैक्टीरिया में जैसे एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है, यहाँ वैसा नहीं है। यूकैरियोट्स में 3 मुख्य आरएनए पॉलीमरेज हैं। सही कहा। और तीनों के काम भी बिल्कुल अलग अलग हैं। हाँ, ये तो है। जैसे आरएनए पॉलीमरेज 1, वो आपको मिलेगा न्यूक्लियोलस में, अच्छा। और ये बनाता है बड़े वाले आरएनए 18S, 5.8S, 28S टाइप के। हाँ हाँ, राइबोसोम के लिए। बिल्कुल। फिर है आरएनए पॉलीमरेज 2, ये न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है और यही बनाता है एमआरएनए, मतलब जो प्रोटीन बनाने का कोड लेकर जाते हैं, और कुछ छोटे आरएनए भी। हाँ, इसी पर सबसे ज्यादा स्टडी हुई है शायद, इसीलिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये प्रोटीन कोडिंग जीन्स को ट्रांसक्राइब करता है। और तीसरा है आरएनए पॉलीमरेज 3, ये भी न्यूक्लियोप्लाज्म में है और बनाता है टीआरएनए, 5S आरआरएनए और दूसरे छोटे आरएनए। और ये तीनों पॉलीमरेज काफी बड़े भी होते हैं, बताया गया है, करीब 12 सब यूनिट्स, 500 किलो डाल्टन वजन। हाँ, काफी बड़े मॉलिक्यूलर मशीन है। और कुछ सब यूनिट्स तो तीनों में कॉमन भी हैं। अच्छा। हाँ, जो शायद बताता है कि वो एक ही पूर्वज से इवॉल्व हुए होंगे। हाँ और पॉलीमरेज 2 में एक और खास बात है। हाँ। उसकी जो सबसे बड़ी सब यूनिट है ना, उसके आखिर में एक पूंछ जैसी चीज होती है, कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन या सीटीडी। इसमें 7 अमीनो एसिड का एक सीक्वेंस होता है, टाइड से प्रो, थर्ड से प्रो से। ये बार बार रिपीट होता है। कितनी बार? यीस्ट में कोई 26 बार और हम इंसानों में करीब 50 बार। बाप रे। और ये सीटीडी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ते और हटते रहते हैं। फॉस्फोराइलेशन जिसे कहते हैं। हाँ, फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन, और यही इसके फंक्शन को रेगुलेट करता है। ये दूसरे प्रोटीन्स को अपने साथ जोड़ने का एक प्लेटफॉर्म भी है। ठीक है, तो ये हो गए पॉलीमरेज। अब प्रोमोटर्स की बात करते हैं, वो सिग्नल्स जो बताते हैं कि शुरू कहाँ से करना है। आरएनए पॉलीमरेज 1 का प्रोमोटर कैसा होता है? लिखा है कि ये बाइपार्टाइट है, 2 हिस्सों वाला। हाँ, इसके 2 मुख्य हिस्से हैं। एक है कोर प्रमोटर, जो स्टार्ट साइट के बिल्कुल पास होता है, मतलब -45 से +20 बेस पेयर के बीच। और दूसरा है अपस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट, यानी यूपीई, जो थोड़ा पहले होता है, लगभग -150 से -100 के बीच। और इनको पहचानता कौन है? 2 मुख्य फैक्टर हैं। पहला है यूबीएफ, अपस्ट्रीम बाइंडिंग फैक्टर। ये यूपीए और कोर प्रमोटर दोनों से जुड़ता है और डीएनए को ऐसे लपेटता है कि दोनों हिस्से पास आ जाते हैं। करीब एक पूरा लूप बनवा देता है डीएनए का। अच्छा, और दूसरा फैक्टर? दूसरा है SL1, सेलेक्टिविटी फैक्टर 1। ये फिर यूबीएफ डीएनए कॉम्प्लेक्स से जुड़ता है। और यहाँ एक बहुत बहुत दिलचस्प बात है। क्या? SL1 कॉम्प्लेक्स के अंदर टाटा बाइंडिंग प्रोटीन यानी टीबीपी भी होता है। टीबीपी। लेकिन पॉलीमरेज 1 के प्रमोटर में तो टाटा बॉक्स होता ही नहीं है आमतौर पर। सही कहा, यही तो कमाल की बात है। टाटा बॉक्स नहीं है, फिर भी टीबीपी वहां SL1 के हिस्से के तौर पर मौजूद है और यही पॉलीमरेज 1 को सही जगह पर भर्ती करने में मदद करता है। वाह, मतलब टीबीपी का नाम भले ही टाटा बाइंडिंग हो, पर वो उससे कहीं ज्यादा वर्सेटाइल है।
बिल्कुल, ये एक तरह का यूनिवर्सल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो तीनों पॉलीमरेज के इनिशिएशन में कहीं ना कहीं शामिल है। ये तो वाकई में नोट करने वाली बात है। अच्छा, अब आरएनए पॉलीमरेज 3 के प्रमोटर्स, ये तो और भी अनोखे हैं। कुछ तो जीन के अंदर होते हैं। ये कैसे संभव है? रेगुलेटरी सीक्वेंस तो बाहर होते हैं ना आमतौर पे। हाँ, ये यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन की एक और अजीब बात है। पॉलीमरेज 3 के लिए असल में 3 तरह के प्रमोटर होते हैं। टाइप 1 जो 5s आरएनए जीन के लिए हैं, और टाइप 2 जो tRNA जीन्स के लिए हैं। इनके प्रमोटर वाकई जीन के कोडिंग हिस्से के अंदर होते हैं, डाउनस्ट्रीम में। अंदर मतलब जहां से आरएनए बनता है उसी रीजन में? हाँ, इनमें कुछ खास सीक्वेंस होते हैं जिन्हें बॉक्स कहते हैं। टाइप 1 में बॉक्स ए और बॉक्स सी, टाइप 2 में बॉक्स ए और बॉक्स बी, और एक टाइप 3 प्रमोटर भी है, जैसे U6SN आरएनए जीन के लिए। ये नॉर्मल प्रमोटर जैसा है, मतलब स्टार्ट साइट से पहले होता है, अपस्ट्रीम में। इसमें टाटा बॉक्स भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो अंदर वाले प्रमोटर्स हैं टाइप 1 और 2, इनको कौन से फैक्टर्स चाहिए? इनके लिए भी खास ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं। टाइप 1 के लिए पहले TFI-IA आता है, वो बॉक्स सी से जुड़ता है, फिर TFI-C आता है, और आखिर में TFI-B। ओके। टाइप 2 के लिए TFI-IGC पहले आता है और बॉक्स ए और बी दोनों से जुड़ता है, और फिर वो TFI-B को बुलाता है। और यहाँ फिर से ध्यान देने वाली बात, TFI-B कॉम्प्लेक्स में फिर से कौन है? टीबीपी। बिल्कुल, TBP यहाँ फिर मौजूद है, अपने कुछ और साथियों ब्रेफ और BB के साथ। और यही TFI-B फैक्टर है जो पॉलीमरेज 3 को सही जगह लाता है। एक बार TFI-B बैठ गया तो TFI-I और C हट भी जाएं तो फर्क नहीं पड़ता। TFI-B अकेले ही पॉलीमरेज 3 को बार बार बुलाता रहता है। कमाल है, टीबीपी तो सच में हर जगह है। चलिए अब आते हैं सबसे ज्यादा चर्चित पॉलीमरेज पर, आरएनए पॉलीमरेज 2 जो mRNA बनाता है। इसके प्रमोटर में क्या क्या खास होता है? हाँ, पॉलीमरेज 2 का जो कोर प्रमोटर है, मतलब बिल्कुल शुरुआती सिग्नल, उसमें काफी वैरायटी मिल सकती है। स्टार्ट साइट के आसपास कई तरह के छोटे छोटे सीक्वेंस एलिमेंट हो सकते हैं। जैसे कि सबसे फेमस तो है टाटा बॉक्स। सीक्वेंस होता है TATAA जैसा कुछ। ये अक्सर स्टार्ट साइट से कोई 25-30 बेस पेयर पहले मिलता है, पर जरूरी नहीं कि सब में हो, कई चीज में नहीं होता। अच्छा, जरूरी नहीं है। और फिर होता है इनिशिएटर एलिमेंट, यानी INR। ये बिल्कुल स्टार्ट साइट पर ही होता है। एक और है डाउनस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट, DPE। ये उन प्रमोटर्स में मिलता है जिनमें टाटा बॉक्स नहीं होता, और ये स्टार्ट साइट के बाद मिलता है, करीब +28 से +32 पर। बाद में? हाँ, ये भी अजीब है। हाँ, इनके अलावा BRE, TFIB रिकग्निशन एलिमेंट जैसे और भी तत्व हो सकते हैं। तो किसी एक प्रमोटर में इनमें से कोई एक हो सकता है या कई का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। यही रेगुलेशन में फ्लेक्सिबिलिटी देता है। और क्या यहाँ भी टीबीपी ही मुख्य खिलाड़ी है? ये सिर्फ टाटा बॉक्स से ही जुड़ता है? TBP यहाँ भी सेंट्रल है। अगर टाटा बॉक्स है तो TBP उससे जुड़ता है, लेकिन इसका जुड़ना भी बड़ा अनोखा है। ज्यादातर प्रोटीन DNA के मेजर ग्रूव से जुड़ते हैं, पर TBP माइनर ग्रूव से जुड़ता है। माइनर ग्रूव से? हाँ, और जुड़कर DNA को जोर से मोड़ देता है, करीब 80 डिग्री तक, जैसे DNA को अपनी काठी पर बिठाकर झुका दिया हो। माना जाता है कि DNA का ये मुड़ना बाकी फैक्टर्स को इकट्ठा होने में मदद करता है। और अगर टाटा बॉक्स न हो तो भी TBP चाहिए। तब वो अकेला नहीं आता, बल्कि एक बड़े कॉम्प्लेक्स के हिस्से के रूप में आता है, जिसे कहते हैं TFIID। TFIID में TPP के साथ करीब 14 और प्रोटीन होते हैं। TAF यानी TPP एसोसिएटेड फैक्टर्स। 14 और प्रोटीन? हाँ, और ये TAFs फिर दूसरे प्रमोटर एलिमेंट्स को पहचानते हैं, जैसे IN और DPE, और TBP को सही जगह पर बिठाते हैं, भले ही टाटा बॉक्स ना हो। तो असल में TFIID पूरे प्रमोटर को पहचानता है। अच्छा, तो TFIID आ गया प्रमोटर पर। इसके बाद पॉलीमरेज 2 कैसे आता है? ये पूरी टीम कैसे बनती है? इसके बाद दूसरे बेसल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एक तय क्रम में आते हैं, जैसे असेंबली लाइन में सामान जुड़ता है। पहले आता है TFIA, वो TFID को थोड़ा और स्टेबल करता है। फिर आता है TFIB, ये TBP से जुड़ता है, और ये तय करने में बहुत अहम है कि पॉलीमरेज 2 ठीक कहाँ से शुरू करेगा। ये स्टार्ट साइट सिलेक्शन में मदद करता है। ओके, TFIA फिर TFIB। हाँ, फिर RNA पॉलीमरेज 2 खुद आता है अपने एक साथी फैक्टर TFIF के साथ, और ये इस कॉम्प्लेक्स से जुड़ जाता है। और आखिर में जुड़ते हैं TFIE और TFIH। ये सब मिलकर बनाते हैं प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स या PIC।
पिक प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, एक बड़ी सी मशीन तैयार हो गई। बिल्कुल। अब ये मशीन डीएनए पढ़ने और आरएनए बनाने के लिए तैयार है। इस टीम में ये जो TFIH है, इसका क्या खास रोल है? TFIH बहुत जरूरी है। इसके कम से कम 2 बड़े काम हैं। पहला, इसके पास हेलिकेस एक्टिविटी है, मतलब ये डीएनए के दोनों धागों को खोलने का काम करता है। जैसे जिप खोलना? हाँ, बिल्कुल। एटीपी से एनर्जी लेकर ये स्टार्ट साइट पर डीएनए को खोल देता है। एक ट्रांसक्रिप्शन बबल बन जाता है, तभी तो टेम्पलेट स्टैंड पढ़ा जा सकेगा। और दूसरा काम? TFIH में काइनेज एक्टिविटी भी होती है। काइनेज मतलब फॉस्फेट जोड़ने वाला? हाँ, ये आरएनए पॉलीमरेज आई की वो जो सीटीडी पूंछ थी ना, हाँ, वो रिपीट वाली। उस पर फॉस्फेट ग्रुप जोड़ता है। खास तौर पर उस रिपीट सीक्वेंस में जो 5वें नंबर का सीरीन अमीनो एसिड है, SER5। आ गया, वही CTD फॉस्फोराइलेशन। तो ये एक सिग्नल है? बिल्कुल। SER5 का ये फॉस्फोराइलेशन एक तरह का गो सिग्नल है। ये पॉलीमरेज आई को प्रमोटर से आगे बढ़ने, जिसे प्रमोटर क्लियरेंस कहते हैं, और आरएनए चेन को लंबा करना शुरू करने, यानी इलोंगेशन के लिए ट्रिगर करता है। अच्छा, मतलब फॉस्फेट लगा और पॉलीमरेज चल पड़ा? हाँ, और जैसे ही पॉलीमरेज आगे बढ़ता है, वो प्रमोटर पर बैठे ज्यादातर बेसल फैक्टर से अपना कनेक्शन तोड़ लेता है, शायद TFID को छोड़कर, ताकि दूसरा पॉलीमरेज आ सके। तो एलोंगेशन के दौरान जब RNA बन रहा है, तब इस CTD का क्या होता है? क्या वो SER5 फॉस्फोराइजेशन लगा रहता है? नहीं, ये बड़ा डायनामिक है। एलोंगेशन के दौरान CTD पर फॉस्फोराइजेशन का पैटर्न बदलता रहता है। शुरू में SER5 पर फॉस्फेट लगता है, जो आरएनए की 5' कैपिंग करने वाले एंजाइम्स को CTD पर बुलाता है। अच्छा, कैपिंग के लिए। हाँ, फिर जैसे जैसे पॉलीमरेज आगे बढ़ता है, SER5 वाला फॉस्फेट हटने लगता है और एक दूसरा काइनेज है PTFB, वो CTD के दूसरे नंबर वाले सीरीन SER2 पर फॉस्फेट लगाने लगता है। अब SER2 पर? हाँ, और SER2 का फॉस्फोराइजेशन फिर आरएनए प्रोसेसिंग के अगले स्टेप्स के लिए जरूरी फैक्टर्स को CTD पर लाता है। जैसे कि स्प्लाइसिंग और पॉलीएडिनाइलेशन। बिल्कुल, स्प्लाइसिंग, इंट्रॉन हटाना और पॉली ए टेल जोड़ना। तो ये CTD एक तरह का मोबाइल प्लेटफॉर्म है जो ट्रांसक्रिप्शन को आरएनए प्रोसेसिंग से सीधे जोड़ता है। बड़ा एफिशिएंट सिस्टम है। ये तो सच में बहुत स्मार्ट डिजाइन है। हाँ, और साथ ही पॉलीमरेज को आगे बढ़ने के लिए रास्ते में जो न्यूक्लियोसोम आते हैं, उन्हें भी हटाना या ढीला करना पड़ता है। उसमें भी कई फैक्टर्स मदद करते हैं। ठीक है। अब प्रमोटर तो जीन के पास होते हैं, लेकिन वो एनहांसर्स क्या चीजें जो बहुत दूर होते हैं? हाँ, एनहांसर डीएनए के वो रेगुलेटरी हिस्से हैं जो ट्रांसक्रिप्शन को बहुत ज्यादा, कई गुना बढ़ा सकते हैं। और इनकी खास बात यही है कि ये अपने टारगेट जीन से हजारों, यहां तक कि लाखों बेस पेयर दूर भी हो सकते हैं। लाखों बेस पेयर? हाँ, ये जीन से पहले, बाद में या जीन के इंट्रॉन के अंदर भी हो सकते हैं। और इनकी दिशा भी उल्टी सीधी हो सकती है, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये एक्टिवेटर नाम के खास प्रोटीन से जुड़ते हैं। पर इतनी दूर से असर कैसे करते हैं? कोई रिमोट कंट्रोल है क्या? रिमोट कंट्रोल जैसा ही समझ लीजिए, पर वायरलेस नहीं। जो मॉडल सबसे ज्यादा माना जाता है वो है डीएनए लूपिंग का। डीएनए लूपिंग मतलब डीएनए मुड़ जाता है? हाँ, सोचिए डीएनए का लंबा धागा ऐसे मुड़ता है कि वो दूर बैठा एनहांसर और उस पर जुड़ा एक्टिवेटर प्रोटीन घूमकर प्रोमोटर के पास आ जाते हैं। अच्छा। और फिर अक्सर एक बड़ा सा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, मीडिएटर। वो एक पुल का काम करता है। वो एनहांसर वाले एक्टिवेटर से भी जुड़ता है और प्रोमोटर पर जो PIC मशीनरी है उससे भी जुड़ता है। ओके, मीडिएटर दोनों को जोड़ता है। हाँ, और इस कनेक्शन से एक्टिवेटर प्रोटीन प्रोमोटर पर ट्रांसक्रिप्शन शुरू होने की प्रक्रिया को तेज कर देते हैं, शायद फैक्टर्स को और तेजी से बुलाकर या उनकी एक्टिविटी बढ़ाकर। और जैसे एनहांसर बढ़ाने वाले होते हैं, वैसे ही साइलेंसर भी होते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन को दबाते हैं। वो शायद इसी तरह लूपिंग से काम करते होंगे। ये तो कमाल की मॉलिक्यूलर इंजीनियरिंग है सेल के अंदर। अच्छा, अब थोड़ा सा हटके पर जीन रेगुलेशन से ही जुड़ा हुआ टॉपिक, एपिजेनेटिक्स। इसमें डीएनए मेथिलेशन का जिक्र है, ये क्या होता है? डीएनए मेथिलेशन एक एपिजेनेटिक मैकेनिज्म है। एपिजेनेटिक मतलब जो डीएनए के सीक्वेंस को नहीं बदलता, पर उसके ऊपर एक तरह का निशान लगा देता है जो जीन के काम करने के तरीके को बदल सकता है। निशान? कैसा निशान? इसमें साइटोसिन बेस पर एक छोटा सा केमिकल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप CH3 जोड़ दिया जाता है। यूकैरियोट्स में ये खासकर उन साइटोसिन पर होता है जिनके ठीक बाद ग्वानिन आता है। इसे CpG डाइन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। C के बाद G मतलब CpG? हाँ, और आमतौर पर डीएनए पर मिथाइल ग्रुप का जुड़ना जीन को चुप कराने,
मतलब साइलेंस करने से जुड़ा होता है। और ये निशान सेल डिवीजन के वक्त अगली सेल में पास भी हो सकता है। ये सेल की मेमोरी का एक तरीका है। और ये सीपीजी आइलैंड क्या है जिनका जिक्र है? सीपीजी आइलैंड डीएनए के वो हिस्से होते हैं करीब 1-2 हजार बेस पेयर लंबे, जहां ये सीपीजी डाइन्यूक्लियोटाइड बहुत ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं बाकी जीनोम के मुकाबले। अच्छा, सीपीजी की घनी आबादी वाले इलाके। हाँ, और ये अक्सर मिलते हैं हाउसकीपिंग जीन्स के प्रमोटर के पास। हाउसकीपिंग जीन मतलब वो जीन जो लगभग सभी सेल्स में हर समय एक्टिव रहते हैं, बेसिक काम करते हैं, या फिर कुछ और रेगुलेटेड जीन्स के प्रमोटर पर भी। मानव जीनोम में करीब 29,000 ऐसे आइलैंड हैं। और सबसे जरूरी बात, जब कोई जीन एक्टिव होता है तो उसके प्रमोटर का सीपीजी आइलैंड आमतौर पर बिना मिथिलेशन के होता है, अनमेथिलेटेड। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी जीन के प्रमोटर वाले सीपीजी आइलैंड पर मिथिलेशन हो जाए, मिथाइल ग्रुप लग जाए, तो वो जीन बंद हो जाएगा। ज्यादातर मामलों में हाँ, यही होता है। सीपीजी आइलैंड का मेथिलेशन जीन साइलेंसिंग का एक क्लासिक संकेत है। ये दो तरह से काम कर सकता है। या तो मिथाइल ग्रुप सीधे ही कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को डीएनए से जुड़ने से रोक देता है, या फिर जो शायद ज्यादा कॉमन है, मिथिलेटेड सीपीजी को पहचानने वाले खास प्रोटीन होते हैं, जैसे MeCP2। MeCP2? हाँ, ये प्रोटीन फिर दूसरे ऐसे कॉम्प्लेक्स को बुलाते हैं जो क्रोमैटिन को और कसकर पैक कर देते हैं, जैसे हिस्टोन को मॉडिफाई करके। इससे वो जीन ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी की पहुंच से बाहर हो जाता है और बंद हो जाता है। और जीन को चालू करने के लिए ये मेथिलेशन हटाना पड़ता होगा। हाँ, एक्टिवेशन के लिए अक्सर डीमेथिलेशन जरूरी होता है। तो अगर हम इन सारी बातों को समेटें, इन स्रोतों के आधार पर ये तो एकदम साफ है कि यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन कोई सीधी लाइन वाली प्रोसेस नहीं है। ये तो एक बहुत ही जटिल बहुस्तरीय सिस्टम है। बिल्कुल, एक अद्भुत कोऑर्डिनेशन है। सोचिए, 3 अलग-अलग पॉलीमरेज, सबके अपने अपने काम, फिर इतने विविध प्रमोटर और उनको पहचानने वाले ढेरों फैक्टर्स, जिसमें वो टीबीपी एक सेंट्रल पर बड़ा अनोखा रोल निभा रहा है। हाँ, टीबीपी तो वाकई स्टार है। फिर पॉलीमरेज 2 की वो सीटीडी पूंछ, जो फॉस्फोराइलेशन के जरिए ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए प्रोसेसिंग को जोड़ रही है। फिर वो दूर बैठे एनहांसर और साइलेंसर, जो डीएनए को मोड़कर मीडिएटर जैसे पुलों के जरिए अपना असर दिखा रहे हैं। और इन सब के ऊपर एपिजेनेटिक्स की एक परत, सीपीजी आइलैंड पर मेथिलेशन, जो जीन को ऑन या ऑफ करने का एक और स्विच दे रहा है। ये सब मिलकर जीन एक्सप्रेशन का एक बहुत ही फाइन ट्यून्ड नेटवर्क बनाते हैं। ये वाकई एक दिलचस्प सफर था यूकेरियोटिक सेल के अंदर झांकने का, इन स्रोतों की मदद से। इतने सारे पुर्जों का एक साथ सही समय पर सही ढंग से काम करना, ये तालमेल सचमुच हैरान करने वाला है। निश्चित रूप से डीएनए का कोड, उससे इंटरैक्ट करने वाले प्रोटीन फैक्टर्स और फिर फॉस्फोराइलेशन और मेथिलेशन जैसे केमिकल मॉडिफिकेशंस, इन सब के बीच का जो ये जटिल इंटरप्ले है, वही इस पूरे रेगुलेटरी नेटवर्क को चलाता है। और इस पूरी बातचीत से एक सवाल मन में उठता है सोचने के लिए कि इतनी ज्यादा जटिलता है, अलग अलग पॉलीमरेजेस, अनगिनत फैक्टर्स, क्रोमैटिन की पैकिंग, दूर दूर के एनहांसर्स, मेथिलेशन पैटर्न, इतनी सब चीजों के होते हुए सेल ये पक्का कैसे करती है कि हर बार बिल्कुल सही जीन ही खुले, सही मात्रा में बने, सही टाइम पर और सही सेल टाइप में। और ये इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम, क्या ये छोटी मोटी गलतियों या गड़बड़ियों के लिए ज्यादा वल्नरेबल तो नहीं है? क्या यही जटिलता है जो कभी कभी बिगड़ जाने पर बीमारियों जैसे कैंसर वगैरह का कारण बनती है? ये पूरा मैकेनिज्म जितना अद्भुत है अपनी सटीकता में, शायद उतना ही नाजुक भी है अपने संतुलन में। इस पर शायद और सोचने की जरूरत है।